हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी एग्जाम जो मेंस का जो पेपर होगा उसके लिए और साथ में जो सीईटी का जो ग्रुप डी का जो पेपर होगा उसके लिए आज हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर 100% आपसे पूछे जाएंगे और वो 100 के 100% एचएसएससी के पैटर्न पर रहेंगे। साइल अपडेट्स की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा सीईटी एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज। 100% होंगे और इसमें खासकर जो ये तैयार किया गया है ये सीईटी मेंस के पर्पज से तैयार किया गया है। लेकिन जिस स्टूडेंट ने ग्रुप डी का अप्लाई कर रखा वो भी ये क्लास अवश्य देखें, क्योंकि देखो उसमें रीजनिंग भी सेम आएगी, मैथमेटिक्स भी सेम आएगा, हरियाणा जीके भी सेम आएगी। जीएस के जो उसमें 15% आते हैं उसकी जगह हमने इसमें 10% ही ऐड कर रखे हैं। बाकी 5% जो है वो रूरल मार्केटिंग से ऐड कर रखे हैं जो सीईटी मेंस के अंदर पूछे जाएंगे। काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट ये तैयार किया गया है। करंट अफेयर डाल रखी है 2025 की, नया डाटा, अपडेटेड डाटा के हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज तैयार करी है। 100% इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो हम आगे से क्लास कंटिन्यू रखेंगे, ये टेस्ट सीरीज जारी रखेंगे। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वो है नॉलेज हब 7900 करके। नॉलेज हब 7900 करके ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हरियाणा सीईटी मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए ये प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। 100% करेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस का आंसर हम डिटेल में देखेंगे। 100 के 100% जो हम करेंगे सभी का आंसर जो है वो हम डिटेल में करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी ये समझ में नहीं आया आपको वहीं पर समझा दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न जो है ये इकोनॉमिक्स का है। इसमें दिया है कि जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार गिर रहा हो तो इस घटना को क्या कहते हैं? When the price level of good and services is continuously falling, what is the phenomena called? डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन? देखो इन्फ्लेशन तो मुद्रास्फीति तो अलग चीज है, जो मुद्रा का जो पैसा गिरता है वो, जो जैसे डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमजोर होना वो, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। जो प्राइस लेवल है गुड्स और सर्विस का वो लगातार गिरता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिफ्लेशन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, डिफ्लेशन। हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति। ठीक है, डिफ्लेशन इंग्लिश में इसको कहा जाता है, अपस्फीति इसको कहा देते। सेकंड प्रश्न है इसमें, और प्रश्न नंबर 2 में दिया है जीएसटी को भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था? जो जीएसटी एक्ट जो पारित हुआ था तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? संविधान का कौन से नंबर का वो संशोधन था जो जीएसटी से संबंधित है? ये आपको इसमें बताना है। तो जीएसटी का जो वो संविधान संशोधन था वो था 101वां 101वां संविधान संशोधन। देखो याद करने की तरीका क्या, 101 रुपए दान देना, दान देते ना, 101 रुपए का दान दे दिया, किसके रूप में? जीएसटी के रूप में। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन था। कौन सा एक्ट था ये? 2016 का एक्ट था। ये एक्ट 2016 का था, लेकिन जीएसटी लागू कब से हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। अब जीएसटी में दो ही स्लैब रखी गई है, एक 18%, एक 5% और दूसरी 18%। पहले 4 स्लैब थी वो हटा दी गई है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ था जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। प्रश्न नंबर 3 दिया है, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा करी है? जो बेस ईयर है, देखो सरकार हर बार बेस ईयर मानती है, हर 10 साल में एक। तो अब की बार इन्होंने कौन सा साल का जोड़ा जो बेस ईयर मानेगी जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए? 2020-21, 21-22, 22-23 या फिर 23-24?
तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर अब की बार जो माना गया है, सरकार ने माना है, वो है 2022-23। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 3 का। 2022-23 को इन्होंने बेस ईयर माना है। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब की थी? ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब की गई थी? मार्च 23 2022 को, 8 मार्च 2024, 28 नवंबर 2023 या फिर 17 अगस्त 2021? देखो ड्रोन दीदी योजना, पहले तो ये देखो ड्रोन दीदी योजना है क्या। तो ये जो ड्रोन दीदी योजना थी, ये महिलाओं को सब्सिडी पर ड्रोन देने के लिए, कृषि के लिए, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की गई थी, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, ड्रोन तकनीक से, ताकि वो सीख सके। और ये योजना लॉन्च कब की गई थी? 28 नवंबर 2023 को लॉन्च करी गई थी। 28 नवंबर 2023 को महिलाओं के लिए है, ये ध्यान रखना, कृषि के क्षेत्र में है, उनको ड्रोन पे सब्सिडी वगैरह देने के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 दिया है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्या है? ये क्यों चर्चा में है, क्या चीज है ये? अब इसके पहले तो ऑप्शन देखो, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, तो प्रश्न नंबर 5 के जो ऑप्शन दिया है वो है, पहला तो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तीसरा है इन्वायरमेंटल एक्ट, चौथा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो अम्ब्रेला जो लेजिस्लेशन है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, ये किससे संबंधित है? ये है इन्वायरमेंट एक्ट से संबंधित है। पर्यावरण जो संशोधन जो अधिनियम था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कौन सा अधिनियम था ये? 1986 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उससे संबंधित है ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, IRDAI, इसकी फुल फॉर्म बताओ। IRDAI, तो IRDAI क्या होता है? ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए ही इस आंसर हो जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है IRDAI। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? द बैटल ऑफ तक्कोलम, तक्कोलम की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? क्या है ये तक्कोलम की लड़ाई, ये बताना आपको। तो तक्कोलम की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? चोल और चालुक्य, चोल और होयसाल, चोल और राष्ट्रकूट, चोल और पांड्या। तो तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था, द बैटल ऑफ तक्कोलम, ये लड़ा गया था 1948 949 1948 1949 में, सॉरी 948 949, सॉरी 1900 नहीं 948 948 949 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में? चोल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में, चोल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में हुआ था 948 949 948 949 ईस्वी के। ठीक है, इसमें जीते कौन थे? राष्ट्रकूट जीते थे इसके अंदर, ध्यान रखना। और चोल जो राजदित्य था, चोलों का जो राजा था राजदित्य, वो हार गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, राष्ट्रकूट जीते थे। और राष्ट्रकूट की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था? ये कृष्ण तृतीय ने, कृष्ण तृतीय ने राजकूटों की तरफ से करा था। और चोल की तरफ से कौन था? राजदित्य। राजदित्य इस युद्ध में मारा गया और राष्ट्रकूट इस युद्ध में जीत गए थे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, तक्कोलम का युद्ध। प्रश्न नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन जोखिम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हजार्ड यानी कि नुकसान, जोखिम, खतरा, ये क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे अच्छे इसको डिफाइन करती है? पहला ऑप्शन है किसी विनाशकारी घटना की वास्तविक घटना, दूसरा है हानि या खतरे का एक संभावित स्रोत, तीसरा क्या है? किसी आपदा के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति या हानि की मात्रा, चौथा क्या है? कि किसी आपदा से उभरने की प्रक्रिया। तो अब इसमें से बताओ कि हजार्ड यानी कि जो जोखिम है, इसको कौन दर्शाता है? जोखिम का मतलब क्या है? कि हानि या खतरे का एक संभावित स्रोत, भाई किसी ऐसी चीज जिससे हमें नुकसान हो, जिससे हमें खतरा हो। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये सीईटी मेंस के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। आगे दिया है प्रश्न नंबर 9, फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है? फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है ये आपको इसमें बताना है।
एक मानक अग्नि बीमा नीति? नहीं। एक पॉलिसी जो केवल समुद्री माल को कवर करती है? नहीं भाई, समुद्री माल के लिए भी नहीं है। एक पॉलिसी जो विभिन्न स्थानों पर स्थित स्टॉक को एक ही बीमा राशि के अंदर कवर करती है, ये आएगा फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है? जो मल्टीपल अलग अलग जगह पर, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कवर करती है ए रेंज ऑफ एसेट अंडर ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। जो अलग अलग स्थान पर जो स्टॉक हैं उनको एक ही बीमा राशि के अंदर कवर करना, क्या कहते हैं उसको? फ्लोटिंग पॉलिसी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, फ्लोटिंग पॉलिसी का। देखो, जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के द्वारा होती है? मानसून जो आता है भारत में, कौन सी विंड्स हैं जिनके द्वारा भारत में मानसून आता है? ऑप्शन है साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट। भारत में जो मानसून आता है वो किन से आता है? कौन सी विंड्स, कौन सी हवाएं चलती हैं जिनकी वजह से भारत के अंदर मानसून आता है? तो वो जो चलती हैं वो है साउथ वेस्ट विंड्स। साउथ वेस्ट जो दिया है ऑप्शन ए के अंदर। दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। गर्मियों के महीने की बात है ये, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 11, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कहां पर स्थित है? देखो, है तो ये ऊपर ही, ठीक है, लद्दाख के ऊपर, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ईस्ट ऑफ अक्साई चाइना, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली? देखो, सबसे पहले तो ये कहाँ पर है? ये है काराकोरम के पास। काराकोरम जो रेंज है उसके ईस्ट में है ये, हिमालय पर्वत में जो काराकोरम जो रेंज है उसके ईस्ट में है, लद्दाख के पास, ठीक है। एग्जैक्ट बात करें इसकी, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें इसकी, देखो काराकोरम आपको ध्यान जरूर रखना है इसका, सियाचिन की सिचुएशन के बारे में काराकोरम आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद दूसरा इसका क्या है? ये है नुब्रा घाटी में, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी में, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर क्यों प्रसिद्ध है? जो भारत का युद्ध हुआ था ऑपरेशन मेघदूत के लिए, ऑपरेशन मेघदूत से ये प्रसिद्ध है। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये, और नुब्रा घाटी के अंदर है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 दिया है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विच इंस्टीट्यूशन इज रिगार्डेड एज बैलेंसिंग साइकिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि संविधान का संतुलन चक्र किसे कहा जाता है? विधान पालिका, कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका या फिर मीडिया को? संविधान का संतुलन चक्र, और वो कहा जाता है न्यायपालिका को, जुडिशरी सिस्टम को, न्यायपालिका। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। पॉलिटिका है, काफी जबरदस्त प्रश्न है ये, जुडिशरी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक कैसा प्राणी है ये आपको बताना है। एन आर्थ्रोपोड, एकिनोडर्म, हेमिकोर्डेट या फिर मोलुस्क? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या आएगा? एक मृदक कवची, ऑप्शन डी मोलुस्क। ऑक्टोपस क्या है? एक मोलुस्क, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न नंबर 14 दिया है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस फैट, जो ट्रांस वसा है, वो सामान्यतः हानिकारक समझी जाती है क्योंकि यह खालिस्तान का स्तर कम करती है। किसका लेवल जो है लो कर देती है हमारी बॉडी के अंदर? जो ट्रांस फैट होती है, जो एक्स्ट्रा फैट होती है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम हानिकारक मानते हैं क्योंकि हमारे शरीर में किस चीज का लेवल है जो कम कर देती है, या हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज है जिसका लेवल ये कम कर देती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका लेवल ये कम कर देती है? ट्रांस फैट। देखो, ट्रांस फैट लेवल, लो लेवल की बात हो रही है। अगर ये बात आता है ना हाइयर, देखो लोअर लेवल करती है तो ये करती है हाई डेंसिटी की। अगर ये पूछता हाइयर, किसका हाइयर बढ़ा देती है?
किसका लेवल बढ़ा देती है? तो बढ़ाती है लो डेंसिटी फैट का। आपको ऑप्शन दिखा रखे, ये रहा। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका तो लेवल क्या कर देती है, ये लो कर देती है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका लेवल क्या कर देती है, ये हाई कर देती है, ट्रांस फैट। इसलिए हमारे शरीर के लिए नुकसान कर देती है। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये गुड कैरोस्ट्रोल बोला जाता है इसको। हमारे शरीर के लिए गुड कैरोस्ट्रोल होता है ये, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके लेवल को कम कर देती है ट्रांस फैट, इसलिए हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है ट्रांस फैट। और लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है, इसको हाई कर देती है, इसके लेवल को। तो इसने पूछा था किसका लेवल लो कर देती है, तो ये कर देती है HDL का, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया है, रूरल मार्केटिंग से संबंधित है। कौन सी ग्रामीण विपणन की रूरल मार्केटिंग के समक्ष एक प्रमुख चुनौती नहीं है? जो ग्रामीण, जो रूरल मार्केटिंग जो होती है ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें एक प्रमुख चुनौती कौन सी एक नहीं है, ये आपको बताना है। 3 है जो मुख्य प्रॉब्लम है और एक नहीं है। देखो, संचार की कमी बिल्कुल है, ये तो एक चुनौती है। इसने पूछा जो नहीं है वो बताना है। मीडिया की उपलब्धता भी नहीं है, ये भी एक चुनौती है। नकली ब्रांडों की भी समस्या है। अत्यधिक बैंक सुविधाएं, ये नहीं है। ये कोई ऐसी चुनौती नहीं है, अत्यधिक बैंक सुविधाएं हो रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूरल मार्केटिंग में जो मेजर चैलेंजेस हैं, जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, वो क्या क्या है? संचार के साधनों की कमी है, मीडिया की उपलब्धता नहीं और नकली ब्रांडों की। ये 3 आएगा, ये नहीं आएगा। इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अत्यधिक बैंकिंग सुविधाएं। हालांकि पुराने समय की बात है, अब तो मीडिया भी है, ब्रांडों की जानकारी भी है, संचार की भी कमी अब नहीं है। ठीक है, लेकिन रूरल मार्केटिंग के अंदर ये ऐसे ही दिया गया है, एग्जैक्ट पुराने डाटा के आधार पर। आगे दिया है प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा है वल्नरेबिलिटी यानी कि सुभेद्यता क्या होता है? सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी क्या है, इसको क्या कहा जाता है, क्या होती है ये? ऑप्शन ए है किसी समुदाय द्वारा आपदा का पूर्व अनुमान करने की क्षमता। देखो, वल्नरेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज को भेदने की क्षमता, किसी भी चीज को भेदना। सुभेद्यता यानी किसी चीज को भेदना, किसी चीज से आर पार निकल जाना, ये होता है। पहला ऑप्शन है किसी समुदाय द्वारा आपदा का पूर्व अनुमान करने की क्षमता, ये तो गलत है। दूसरा है कि किसी समुदाय द्वारा आपदा का प्रबंध करने की नीति, प्रबंध करने की भी नीति नहीं कहलाता, ये भी नहीं है। तीसरा क्या दिया है? किसी समुदाय द्वारा आपदा का सामना करने तथा उससे उभरने की न्यून क्षमता या दशा, ये होती है वल्नरेबिलिटी। जो भी आपके पास आपदा मुसीबत आती है, उससे उभरने की जो क्षमता, जो दशा है, वल्नरेबिलिटी, वो होती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 है, यदि कोई बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है, तो बल्ब द्वारा उपयोग शक्ति यानी कि पावर क्या है? देखो, उसके जूल एनर्जी दे दी, 100 जूल की एनर्जी है, टाइम दे दिया 20 सेकंड। आपको बल्ब की पावर बतानी है, कितनी ऊर्जा जो शक्ति का है वो प्रयोग करेगा बल्ब, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अब इसमें देखो पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, ये होगा वर्क डन अपॉन में टाइम कंज्यूम्ड। ठीक है, एनर्जी अपॉन में टाइम या वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना दे रखा है? 100 जूल। टाइम कितना दे रखा है? 20 सेकंड। 100/20 करें कितना आएगा? 5 वाट। पावर की दूसरी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड भी होती है, भी ध्यान रखना। जूल पर सेकंड ये भी इकाई होती है पावर की। एनर्जी अपॉन में टाइम यानी कि 5 वाट, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 17 का। देखो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी आपको, यहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। पहली बार क्लास देखे तो यूट्यूब पर साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। प्रश्न नंबर 18, टोबिन टैक्स किससे संबंधित है? टोबिन टैक्स जो है ये किससे संबंधित है? उपहार और दान से यानी कि गिफ्ट से? नहीं। उद्यमियों द्वारा अर्जित आय से, विदेशी मुद्रा हस्तांतरण से, या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा खर्च हेतु राज्य वसूली से? टोबिन टैक्स जो मुख्य रूप से संबंधित है, ये टैक्स है जो करेंसी जो होती है ना एक देश की दूसरे देश में, जो करेंसी चेंज करते हैं उस पर लगता है। ये जो विदेशी मुद्रा है उसके हस्तांतरण पर लगता है टैक्स, टोबिन टैक्स। जैसे हम डॉलर लेके आए गए यहाँ पर चेंज करवा रहे इंडिया में, तो टोबिन टैक्स लगेगा। ठीक है, एक टैक्स लगता है ऑन ऑल स्पॉट कन्वर्जन्स ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। और
टोबिन किसके नाम पर है? एक इकोनॉमिस्ट है जेम्स टोबिन, उसने दिया था ये। जेम्स टोबिन एक इकोनॉमिक्स ने दिया था, उसके नाम पर है ये टोबिन टैक्स। विदेशी मुद्रा हस्तांतरण से संबंधित है, जो हम करेंसी चेंज करवाते हैं उससे संबंधित है ये। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? देखो नहीं है, ये ध्यान रखना, ना वाला पूछ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। HDI को कैलकुलेट करने के लिए 3 मुख्य फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है हेल्थ का, जीवन प्रत्याशा दर जो हम मापते हैं। दूसरा होता है साक्षरता दर, कितना पढ़ा लिखा एजुकेशन क्या है। और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट। ये 3 चीजें मेन है HDI कैलकुलेट करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए किसी भी देश का। तो इसके लिए क्या नहीं आवश्यक? सेक्स रेशियो की, लिंग अनुपात। भाई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मेल है कितने फीमेल है, तो HDI कैलकुलेट करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता होती है? जीवन प्रत्याशा दर की, साक्षरता दर की, पर कैपिटा इनकम की, यानी कि सकल नामांकन ग्रोस एनरोलमेंट की। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 दिया है, गाय में मिल्क फीवर रोग किसके कारण, किसकी कमी से होता है? गाय में जो मिल्क फीवर रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कैल्शियम या फिर प्रोटोजोआ? तो ये होता है कैल्शियम की कमी से। देखो कैल्शियम की कमी से आदमी के अंदर को क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है हड्डी से। लेकिन गाय के अंदर क्या होता है? मिल्क फीवर रोग हो जाता है ये कैल्शियम की कमी से। मिल्क फीवर का दूसरा नाम क्या है? मिल्क फीवर जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है हाइपोकैल्सेमिया। कैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्सेमिया रोग हो जाता है गाय के अंदर, हाइपोकैल्सेमिया। ठीक है, वायरस की वजह से ये लोग होता है, ये भी ध्यान रखना, रैप्डो वायरस होता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है, हाइपोकैल्सीमिया इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 दिया है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार आमतौर पर किस प्रकार के ट्रांसमिशन से होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड टिपिकली इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स। तो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच जो ट्रांसमिशन होता है, जो एक दूसरे से डाटा जाता है, वो होता है सिंप्लेक्स मेथड से। किसके द्वारा? सिंप्लेक्स के द्वारा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सिंप्लेक्स, प्रश्न नंबर 21 का। देखो ये जो प्रश्न करने लग रहा है, अब हम कंप्यूटर के प्रश्न करने, कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो कुछ अब हम जो देखने वाले हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है कि NIC की फुल फॉर्म बताओ। NIC की फुल फॉर्म बताओ। नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन गलत है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटीग्रेटेड कार्ड, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड। तो NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर का ही प्रश्न आगे, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नेटवर्किंग डिवाइस को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है? प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहते हैं? कौन सी डिवाइस है नेटवर्किंग डिवाइस जिसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं? रिपीटर, फायरवॉल, गेटवे या फिर स्विच? तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है गेटवे को। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, गेटवे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है? कंप्यूटर का एकदम से बिजली बंद कर दी तो कौन सी मेमोरी का डाटा है जो चला जाता है? सबसे पहले कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर में वो गायब होती है? रैम, रोम, ईपीरोम या फिर प्रोम? रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो कौन सा डाटा लॉस्ट होता है जब हम बंद करते कंप्यूटर को? तो रैम का। ऑप्शन ए, रैम एक टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी होती है ये। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25, और यहां से अब हमारी शुरू होती है हरियाणा जीके। अब लगभग हम 25 प्रश्न करेंगे हरियाणा जीके के। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके।
आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। जो पहली बार क्लास देख रहे हो वो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे है प्रश्न नंबर 25, हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है ये। इसमें दिया है रीचिंग द अनरीच्ड अवधारणा के साथ मेवात के पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल कोर्ट कब स्थापित की गई। देखो मेवात और मेवात के अंदर एक जगह है पुन्हाना, वहां पर इंडिया की पहली मोबाइल कोर्ट स्थापित करी गई थी। और क्या कंसेप्ट था, रीचिंग द अनरीच्ड, यानी कि जिसके पास कुछ भी ना पहुंचा वहां तक पहुंच। ये मोबाइल कोर्ट कब शुरू की गई थी, मार्च 2005, सितंबर 2008, अगस्त 2007 या फिर दिसंबर 2010। तो मेवात में जो मोबाइल कोर्ट स्थापित की गई थी सबसे पहले देश में, तो वो की गई थी अगस्त 2007 के अंदर। अगस्त 2007 के अंदर ये स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, हरियाणा जीके का जो पहला प्रश्न है। आगे दिया है प्रश्न नंबर 26। इसमें दिया है 1986-87 में जननायक चौधरी देवीलाल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। डेट दे रखे इसमें पहले से 1986 और 87। 1986-87 में जो देवीलाल ने कौन से नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसान आंदोलन, आम जन संघर्ष आंदोलन, न्याय युद्ध या फिर हरियाणा किसान संघर्ष युद्ध। तो 1986-87 में जो चौधरी देवीलाल ने आंदोलन चलाया था वो चलाया था न्याय युद्ध। न्याय युद्ध इन्होंने ये आंदोलन चलाया था 1987 के अंदर हरियाणा के अंदर, और ये था किसान मजदूरों के लिए, ठीक है, लेबर के लिए था ये, किसान और लेबर के लिए था ये युद्ध। और इसी युद्ध के ये जो न्याय युद्ध जो चलाया था, जो आंदोलन चलाया था, युद्ध नहीं था, एक आंदोलन था न्याय युद्ध के नाम से। इसी के बाद इन्होंने लोक दल की स्थापना करी थी, जो इनेलो जो बाद में बनी थी, इनेलो बनी थी जो, इसी के आधार पर इन्होंने पार्टी बनाई थी लोक दल। चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार सीएम बने थे। एक बार तो 1977 में बने थे, 77 से 79, और एक बार इस आंदोलन की वजह से बने थे 1987 से लेकर 1989 तक। 2 बार ये हरियाणा के सीएम रह चुके हैं चौधरी देवीलाल। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा न्याय युद्ध आंदोलन, न्याय युद्ध आंदोलन, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 27। हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खोला गया। भारत का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया है हरियाणा के अंदर, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है एक, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है ये, सोनीपत के अंदर है, वहां पर खोला गया है संविधान संग्रहालय, संविधान म्यूजियम खोला गया है। कब खोला गया था ये, 23 नवंबर 2024 को। 23 नवंबर 2024 को देश का पहला संविधान संग्रहालय खोला गया था ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर। तो कहाँ, हरियाणा में खोला गया है, और किस डिस्ट्रिक्ट की बात है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर, 23 नवंबर 2024 को। आगे दिया है प्रश्न नंबर 28, और इसमें दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में नगरों की संख्या सबसे ज्यादा है। टाउन, नगर, जो मतलब गांव से और शहर के बीच का जो सौदा है वो। देखो अगर सबसे ज्यादा शहरी आबादी की बात करी जाए, भाई शहर में लोग कहाँ रहते हैं, तो वो होते हैं फरीदाबाद के अंदर। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बात करी जाए फरीदाबाद के अंदर, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें सब कुछ फरीदाबाद के अंदर। लेकिन इसने पूछा टाउन्स, यानी कि शहर जो कस्बे हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं, तो सबसे ज्यादा शहर जो है वो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा नगर हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 29, रुक्मणी विवाह जो एक कविता है, इसके रचनाकार कौन है। रुक्मणी विवाह ये किसने लिखा था, ताऊ सांगी ने, राजकुमार निजात ने, जगत दत्त मिश्रा ने या फिर स्वामी हरिदास ने। रुक्मणी विवाह, और ये लिखा था ताऊ सांगी ने, ताऊ सांगी ने। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। आगे क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, हरियाणा के किस जिले से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया। देखो बीमा सखी योजना, इसका उद्घाटन करा था प्रधानमंत्री ने, ठीक है। इसका शुभारंभ किसने करा था, प्रधानमंत्री ने करा था। किस डिस्ट्रिक्ट से करा था इन्होंने ये, और ये हुआ था कब, अभी ये 9 दिसंबर की बात है, ये 9 दिसंबर को। और कहाँ से करा था इन्होंने, 9 दिसंबर 2024 की बात है ये, और ये करा था इन्होंने पानीपत डिस्ट्रिक्ट से।
पानीपत डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, बीमा सखी योजना पानीपत डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने करी थी 9 दिसंबर 2024 से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। आगे दिया प्रश्न नंबर 31, पत्री आभूषण हरियाणा की संस्कृति के अनुसार किस अंग का आभूषण है? पत्री जो आभूषण है वो हम कहाँ पहनते हैं? कान में, गले में, नाक में या फिर पैर में? तो पत्री जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर। गला जो है वहां पर धारण किया जाता है पत्री आभूषण को। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 32, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक HSCARDB की स्थापना कब हुई? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। देखो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, क्योंकि एक बार पेपर हुआ था सीईटी का, जो प्रीलिम्स हुआ था पहले वाला, उसमें फुल फॉर्म पूछी गई थी अलग अलग की, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। HSCARDB, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। हरको बैंक अलग है और ये अलग बैंक है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। HSCARDB की स्थापना कब हुई थी ये पूछा है, तो इसकी स्थापना हुई थी जब हरियाणा बना था। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को जब बना उस समय HSCARDB की स्थापना हुई थी हरियाणा के बनते ही साथ। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, 1 नवंबर 1966। आगे है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में दिया है, भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया है? विच साइट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन OECM साइट? OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट किसे घोषित किया गया है? किसको बनाया गया है? भिंडावास संरक्षित आर्द्र भूमि झज्जर, सुल्तानपुर इको पार्क गुड़गांव, अरावली जैव विविधता पार्क गुड़गांव, बसई आर्द्र भूमि आरक्षित क्षेत्र गुड़गांव। तो वो जो एरिया है वो है अरावली। अरावली जैव विविधता, जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है गुड़गांव के अंदर, इसको OECM साइट घोषित किया गया है। OECM यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट घोषित किया गया है। भारत का पहला है ये, हरियाणा के गुड़गांव में है ये, अरावली जैव विविधता पार्क। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 नंबर का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 34, हरियाणा भवन एवं अन्य सैन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कब अस्तित्व में आया था? हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कब एग्जिस्टेंस में आया था, कब इसकी स्थापना हुई थी ये पूछा गया है। HBOCWWB हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। तो ये कब बना था? तो ये आया था 2006 के अंदर, 2006 के अंदर। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में पूछा है, हरियाणवी गजलों के सिग्नेचर कवि के रूप में किसे जानते हैं? Who is known as signature poet of हरियाणवी गजल? सिग्नेचर पोइट हरियाणवी गजल का किसे कहा जाता है? सैयद गुलाम हुसैन, पंडित ताराचंद, कंवल हरियाणवी या अल्ताफ हुसैन हाली? सिग्नेचर पोइट ऑफ हरियाणवी गजल, और वो कहा जाता है कंवल हरियाणवी को, कंवल हरियाणवी को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, कंवल हरियाणवी। आगे है प्रश्न नंबर 36 और इसमें दिया गया है, हरियाणा के किस प्राचीन स्थल से अभिवादन का प्राचीन एवं दुर्लभ साक्ष्य नमस्कार मुद्रा में रथ योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? फ्रॉम विच एंशिएंट साइट इन हरियाणा वाज द रेयर एंड एंशिएंट एविडेंस ऑफ ग्रीटिंग द स्टैच्यू ऑफ ए योगी इन नमस्कार मुद्रा? यानी कि एक स्टैच्यू की मूर्ति मिली है और वो नमस्कार मतलब हाथ जोड़ के खड़ी है, ऐसा स्टैच्यू एक मूर्ति मिली है इसकी। तो ये किस साइट से मिली है? हड़प्पा की जो पुरानी साइट है उसमें से कहाँ से मिली है ये? राखीगढ़ी से मिली है, बनवाली से मिली है, बेडाना से मिली है, फिर बाड़ू से मिली है?
तो ये हमें मिली है राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा जो म्यूजियम बनाया जा रहा है हड़प्पा की सभ्यता का, वो राखीगढ़ी में ही बनवाया जा रहा है। ठीक है, हड़प्पा की जो सारी जो इंपोर्टेंट खोजें हैं वो यहीं से की जा रही है, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर से। यहाँ पर एक योगी का स्टैचू मिला है जो नमस्कार मुद्रा में है, हाथ जोड़ के खड़ा है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर हमारा चैनल साहिल अपडेट्स सब्सक्राइब कर ले, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, नॉलेज हब 7900 करके। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर डाल रखा है, काफ़ी सारी पीडीएफ मिलेगी और भी क्लासेस मिलेगी वहाँ पर। यूट्यूब पर साहिल अपडेट्स और नॉलेज हब भी सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब को जरूर ज्वाइन करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37, हरियाणा में भारतीय पंचांग के अनुसार रामनवमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? रामनवमी जो आती है वो किस महीने में आती है? चैत, पौष, कार्तिक और आषाढ़। तो रामनवमी में आती है चैत के महीने में, चैत्र पक्ष। चैत्र पक्ष की शुक्ल नवमी को आता है रामनवमी। ठीक, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, चैत्र महीने में रामनवमी का त्योहार आता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38, लक्ष्मीचंद, एक फिल्म थी लक्ष्मीचंद, उसके अभिनेता और उसके डायरेक्टर हैं यशपाल वर्मा, जो बनाए थे प्रोड्यूसर, और उसके एक्टर जो है मेन लीड रोल में वो है यशपाल शर्मा, जो लक्ष्मीचंद का रोल करा है जिन्होंने। तो ये हरियाणा के किस जिले से हैं? यशपाल शर्मा ये बॉलीवुड एक्टर है, काफी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब हरियाणा में एक फिल्म आई थी लक्ष्मीचंद के नाम से, इसके प्रोड्यूसर भी है ये और इसमें मेन एक्टर भी थे यशपाल शर्मा। तो ये कहाँ से हैं? रोहतक, हिसार, गुड़गांव या फिर सोनीपत? तो यशपाल शर्मा का जो संबंध है वो है हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हिसार डिस्ट्रिक्ट से, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। आगे प्रश्न नंबर 39, ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर का जन्म कब हुआ था? मनु भाकर, जिसने ओलंपिक के अंदर सबसे पहला शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड नहीं मेडल जीता है, ब्रॉन्ज जीता था हालांकि उन्होंने। तो ये कहाँ से है? तो ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, गोरिया गांव है झज्जर के अंदर, वहां से है मनु भाकर। इन्होंने मनु भाकर की डेट ऑफ बर्थ पूछी है, कब इनका जन्म हुआ था। तो मनु भाकर का जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को। 18 फरवरी 2002 को मनु भाकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 40, डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे हैं? डॉक्टर सुल्तान अंजुम है, ये 35 साल तक इन्होंने हरियाणा की एक मंथली उर्दू कविता लिखी, मैगजीन लिखी है, उर्दू मैगजीन लिखी है हर महीने की जो आती है। कौन सी मैगजीन इन्होंने लिखी है डॉक्टर अंजुम सुल्तान ने? तामीर ए हरियाणा, नगमत ए हरियाणा, जज्बात ए हरियाणा या फिर निगार सात ए हरियाणा? देखो उर्दू मैगजीन है तो उर्दू में ही नाम दिए हैं इनके। तो कौन सी लिखी है मैगजीन इन्होंने लगातार 35 साल तक? तो वो है तामीर ए हरियाणा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। तामीर ए हरियाणा पत्रिका का संपादन किया है 35 साल तक डॉक्टर सुल्तान अंजुम ने। आगे है प्रश्न नंबर 41, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? टांगरी नदी कहां से निकलती है? ये शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखो अरावली की पहाड़ियां कट जाएगा, चंडीगढ़ हरियाणा में है नहीं, तो चंडीगढ़ भी काट सकते हैं हम ऑप्शन में, क्योंकि चंडीगढ़ से तो मेरे हिसाब से कोई नदी नहीं आती, जो मैन हम पढ़ते उनमें से। तो टांगरी नदी कहां से हरियाणा में शुरू होती है? तो टांगरी नदी शुरू होती है कालका से। कालका से टांगरी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कालका इसका आंसर हो जाएगा, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां भी ऑप्शन में नहीं आए ना, तो आपको मिलेगा मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां जो है शिवालिक की पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियों से। और ये कहाँ जाके किस नदी में मिल जाती है? ये घग्गर नदी में आगे जाके ये मिल जाती है टांगरी नदी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, घग्गर नदी की सहायक नदी है शिवालिक की पहाड़ियां या फिर मोरनी की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां फिर मोरनी की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। ठीक है,
ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा कालका। प्रश्न नंबर 42, किस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया? यानी कौन सा मुगल शासक, जब किस मुगल शासक का टाइम चल रहा था जब हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था? मुगल सम्राट कौन सा गद्दी पर बैठा था जब हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, ब्रिटिशर्स का जो रूल आया था हरियाणा के ऊपर? मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह अब्दाली, शाह आलम द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर? तो अंग्रेजों ने जब भारत पर अधिकार किया तो उस समय किसका शासक था? शाह आलम का। शाह आलम, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 दिया है 43, रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है? रानी कौर की हवेली, एक रानी है कौर, रानी कौर की हवेली, यहाँ पर किस प्रकार की जो पेंटिंग है जो फेमस है रानी कौर की हवेली? मुगल पेंटिंग है, गुप्त पेंटिंग है, राजपूताना पेंटिंग है, फिर मुरल पेंटिंग है? तो रानी कौर की हवेली जो प्रसिद्ध है वो है मुरल पेंटिंग के लिए, मुरल पेंटिंग के लिए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मुगल नहीं है ये, मुरल है। ऑप्शन ए और डी में फर्क है, ऑप्शन डी आंसर आएगा मुरल। प्रश्न नंबर 44 दिया है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी हरियाणा में कहां पर है? वेयर इज द नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स लोकेटेड इन हरियाणा? NACIN, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? गुरुग्राम, चंडीगढ़, पंचकुला या फिर फरीदाबाद? तो नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स ये है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। NACIN कहां पर है? ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, ऑप्शन डी फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, 1948 में भारत सरकार द्वारा 8 रियासतों को मिलाकर पेप्सू, पेप्सू यानी कि पटियाला एवं ईस्टर्न स्टेट यूनियन का उस समय राज प्रमुख किसे बनाया गया था? पेप्सू का 1948 के अंदर पेप्सू का गठन हुआ था, 5 अलग अलग 8 रियासतें मिलाई गई थी। पेप्सू की पहले तो फुल फॉर्म देखो, पेप्सू का फुल फॉर्म क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये पेप्सू की फुल फॉर्म है। 1948 की बात है, 8 रियासतें मिलाई गई थी, 8 प्रिंसिपल स्टेट मिलाए गए थे, ठीक है। तो इन समय इन सभी का राज प्रमुख कौन था? जो पेप्सू जो बनाया गया था 8 रियासतें मिलाकर 1948 में, तो इनका जो हेड था वो कौन था, किसे बनाया गया था? हीरा सिंह चिनारिया, हंसराज रैबर, यादवेंद्र सिंह या फिर जगत सिंह? तो वो जो प्रधान थे इनका वो था यादवेंद्र सिंह। पेप्सू जब बनाया गया था 1948 में 8 रियासतें मिलाकर, तो इनका जो राज प्रधान था वो था यादवेंद्र सिंह। एक पिंजौर के अंदर एक गार्डन भी है, राजवेंद्र सिंह उद्यान, जहां पर मैंगो फेस्टिवल लगता है हर साल, आम का मेला लगता है, यादवेंद्र सिंह गार्डन के अंदर लगता है, पिंजौर के अंदर है, यादवेंद्र सिंह उद्यान है वहां पर, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, यादवेंद्र सिंह जो पेप्सू के हेड बनाए गए थे 1948 के अंदर, राज प्रमुख जो बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 46 दिया है कि हरियाणा में पंचकुला में डायल 112 की शुरुआत कब हुई थी? देखो डायल 112 की शुरुआत कहां से हुई थी? पंचकुला से। तो इसने पूछा किस डेट में डायल 112 की शुरुआत हुई थी? 112 जो लगा रखा है टेलीफोन जो पुलिस के लिए है, तो डायल 112 ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो डायल 112 हुआ था जुलाई के अंदर, 12 जुलाई 2021 के अंदर। तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर ने इनका उद्घाटन किया था। 12 जुलाई 2021 से डायल 112 शुरू हुआ था। देखो 12 जुलाई से 12, 112 का ये उल्टा 21, 2021, 12 जुलाई 2021। आगे दिया है प्रश्न नंबर 47, और प्रश्न नंबर 47 क्या दिया है? हरियाणा के प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1967 में। 81 सीटों में से कितनी सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज करी थी? 1967 में जो चुनाव हुए थे उसमें से महिलाओं ने कितनी सीटें जीती थी? 1, 4, 5 या फिर 8? तो जो सबसे पहले महिलाओं ने जो सीट जीती थी, जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं ने टोटल 4 सीटें जीती, यानी कि 4 सीटों पर महिला MLA बनी थी।
ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 दिया है आगे, दुनिया की अग्रणी स्टिक पेच, जो पेच होते हैं ना, स्क्रू नट बोल्ट जो होते हैं पेच, उसका निर्माण सुविधा किस स्थान पर स्थित है। यानी कि जो पेच बनते हैं, स्क्रू समझ गए, पेच वगैरह जो हम लगाते हैं, नट बोल्ट वगैरह पेच, वो हरियाणा में कहाँ पर बनते हैं। पानीपत, गुड़गांव, पंचकुला या फिर रोहतक। तो जो पेच के लिए जो प्रमुख जगह है वो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। ये हमारे 25% थे हरियाणा जीके के। लगातार 25% हमने हरियाणा जीके के यहां पर करे हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब के नाम से। ठीक है, नॉलेज हब 7900 करके ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ में नॉलेज हब और साहिल अपडेट्स यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको यहाँ पर पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। प्रश्न नंबर 48 के बाद अब यहां से हमारी हिंदी शुरू हो जाती है। प्रश्न नंबर 49 और यहां से अब हम क्या करेंगे, हिंदी आगे पढ़ेंगे। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे हिंदी के। प्रश्न नंबर 49 से आगे दिया है प्रश्न नंबर 49, नाक पर सुपारी तोड़ना इस लोकोक्ति या मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ना, इज्जत हल्की करना, असंभव को संभव करना, घृणा करना या फिर बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना और ये होता है बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 49 का। आगे है प्रश्न नंबर 50, वाच्य पूछा है। वाच्य क्या होता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉइस, वाच्य हिंदी में होता है, अंग्रेजी में वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वॉइस में हम क्या करते हैं, जो क्रिया होती है उसको चेंज करते हैं हम सारा का सारा। भाई अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसको परफेक्ट में ले जाएंगे। ठीक है, चेंज करते हैं। तो इसमें किसका रूपांतरण होता है, क्रिया का। भैया आपको वाच्य नहीं पता तो वॉइस तो आप करते हो अंग्रेजी के अंदर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो उसमें पता है, एक्टिव वॉइस को उल्टा घुमा के बनाते हैं, क्रिया का रूपांतरण करते हैं वाच्य के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 में दिया है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय यानी कि किस प्रकार का प्रत्यय का कौन सा भेद है। कृदंत प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है या कोई भी प्रत्यय नहीं है। पांडव के अंदर, पांडव जो शब्द है इसके अंदर है तदित प्रत्यय। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। पांडव के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तदित प्रत्यय। प्रश्न नंबर 52 दिया है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। विसर्ग जो लास्ट में जो दो डॉट लगाते विसर्ग चिन्ह, तो इसको हम है की ध्वनि से बोलते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान कहां से है, कंठ, तालु, ओष्ठ, अनुनासिका। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कंठ से विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 52 का। उसके बाद आगे दिया है प्रश्न नंबर 53, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। 4 शब्द दिए हैं इसमें और 3 गलत है, एक सही है, वो बताना है। और ये है भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। भागीरथी में देखो भा आएगा, भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है। अब इसमें सारा खेल है गी की मात्रा, और गी आएगा बड़े ई की मात्रा, गी के साथ। तो भागीरथी का शुद्ध रूप ये लिखा जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया है। भा बड़े ई की मात्रा गैप पर, और थ के ऊपर भी बड़े ई की मात्रा आएगी, भागीरथी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 53 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 54, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 1967, 1968, 1965, 1966। तो ये हुआ था 1967, 1967। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 55, राग है कि रूप है, कि रस है कि जस है, कि तन है कि मन है, कि प्राण है कि प्यारी है। इस पंक्तियों में कौन सा रस है। ये पंक्तियां दे रखी है, राग है कि रूप है, कि रस है कि जस है, कि
तन है कि, मन है कि, प्राण है कि, प्यारी है, इनमें कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का प्रयोग करें जो हम पनघट से संबंधित जो होता था ना, वो वहां पर श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। वात्सल्य रस होता है कहां पर, जहां पर ममताओं की भावना दिखाई जाए। तो इस सारी पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस। कौन सा रस है ये? अद्भुत रस है, उसकी प्रशंसा की गई है, तारीफ की गई है, अद्भुत रस। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56 देखो, ये काफी इंपोर्टेंट है अलंकार का। माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। देखो यहां पर मन का, मन का, मन का, ये शब्द बार बार आया और हर का अलग अलग मतलब है। ये मन का तो होता है मोती, जो माला के मोती होती है वो। ये मन का मतलब हमारे दिल का, हमारे भीतर, वो मन का। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? कौन सा अलंकार है इसमें? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। रूपक, उपमा, अनुप्रास या फिर लमक? तो ये अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, यमक अलंकार इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 56 के अंदर। प्रश्न नंबर 57 देखो, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के अंदर, दोहा में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा। दोहा में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती है। प्रश्न नंबर 58 है, गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल, गंगा का जल, तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो इसमें समास आएगा तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास इसके अंदर दिया गया है। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न नंबर 59, कुशासन का संधि विच्छेद बताओ। कुशासन का संधि विच्छेद आपको बताना है। कु प्लस शासन, कुशा प्लस असन, कुश प्लस आसन, कुचा प्लस आसन। तो कुशासन का जो संधि विच्छेद होगा होगा कुश प्लस में आसन, कुश प्लस में आसन, ये कुशासन का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 जो हिंदी का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से मां का पर्यायवाची शब्द बताओ। मां का पर्यायवाची शब्द क्या है? मां का प्रशु, शुद्धि, मनीषी या फिर कोविद? तो मां का जो पर्यायवाची शब्द है वो है प्रशु। मां का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रशु। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ये हमारे कुछ 10 से 12 प्रश्न थे हिंदी के। ठीक है, हिंदी हमने करी है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पर डाल रखा है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी सर्च करना, नॉलेज हब चैनल है वो भी ज्वाइन सब्सक्राइब करना, और साहिल अपडेट्स को भी सब्सक्राइब जरूर करके चलना अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो। इस प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हुए अब हम आगे प्रश्न करेंगे रीजनिंग के। यहां से प्रश्न नंबर 61 से हमारे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होती है। कुछ सवाल अब हम करेंगे रीजनिंग के, उसके बाद गणित के, फिर इंग्लिश के। प्रश्न नंबर 61 रीजनिंग का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 जो है ये है कथन और निष्कर्ष का। ये स्टेटमेंट दे रखी है और इसके आप साफ साफ को बताना है क्या अजम्पशन हो सकती है। स्टेटमेंट क्या दे रखी है, पढ़ो। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। भैया अब की बार राज्य में बहुत गर्मी बढ़ रही है, तो सरकार ने अगले आदेश जारी होने तक ये कहा है कि वे सारे स्कूल बंद रखे जाएं। ये हमारी स्टेटमेंट इसमें दी गई है। अब इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये बताना है। दो अजम्पशन दे रखी है, कौन से अजम्पशन इसमें सही है? पहला दे रखा कि हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले। भाई सरकार ने कहा कि अगले पखवाड़े से, मतलब अगले टाइम से देखेंगे, भाई अगला सप्ताह मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसका मतलब है कि ये संभावना है कि अगले पखवाड़े से जो गर्मी है वो ज्यादा ना हो। ये सही बात है, क्योंकि सरकार ने अगले पखवाड़े तक आदेश दिया भाई स्कूल बंद रखो। ये अजम्पशन हो सकती है। दूसरा दे रखा कि हो सकता है
छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। ऐसी तो इसने देखो ना तो इसने कहीं माता पिता का जिक्र किया, ना छात्रों का जिक्र किया कि उनके माता पिता की अनुमति से आना है नहीं आना है। हमें अपने खुद से कोई अजम्पशन नहीं बनानी, जो इस पर्सन के अंदर दिया है उसके आधार पर। तो इसके अंदर ना तो माता पिता का कोई जिक्र करा, ना ये छात्रों की मर्जी की कोई जिक्र करा। तो इसका मतलब कौन सी अजम्पशन सही है इसके अंदर? केवल अजम्पशन पहली सही है। खुद से कुछ नहीं मानना है, ध्यान रखना इस कथन निष्कर्ष में, अजम्पशन वाले में। जो बात स्टेटमेंट में दे रखी है वो ऑप्शन में है या नहीं है। अगर है तो ऑप्शन सही है, अगर नहीं है तो गलत है। तो केवल ऑप्शन एक सही है। जो पहली अजम्पशन है वो इसके अंदर अंतर्निहित है, यानी कि इसके अंदर दी गई है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 62, और ये जो 62 नंबर दिया है ये दिया है फैमिली रिलेशन का। फैमिली रिलेशन का है भाई, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए भाग में बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। प्लस का अर्थ बहन है, माइनस का अर्थ पुत्र, गुणा का अर्थ पति, भाग का अर्थ माता। तो ये जो रिलेशन दे रखा है इसके आधार पर जे और क्यू का रिलेशन आपको बताना है। ये रिलेशन आपको बताना है जे का क्यू से क्या संबंध है। सबसे पहले देखो P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का मतलब क्या है? जो P है वो क्यू की बहन है। P जो है वो क्यू की बहन है, ठीक है। तो P को हमने बहन बना दिया, यानी कि देखो पुरुष के लिए हम प्लस रखेंगे और स्त्री के लिए माइनस। तो P बहन है किसकी? क्यू की। बराबर का मतलब बहन और भाई के लिए है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है? Q बटे C। बटा का अर्थ है क्यू सी की माता है। क्यू माता है किसकी? सी की। नीचे जो एरो आएगा तो वो माता पिता का रिश्ता है। तो क्यू माता है सी की। सी माइनस डी का अर्थ क्या है? सी है डी की बहन। सी बराबर डी, डी की बहन है सी। डी माइनस एल का अर्थ क्या है? डी जो है वो भी बहन है किसकी? एल की। समझ गए? सी और डी दोनों बहनें हैं किसकी? एल की बहनें हैं। एल गुणा में जे। एल गुणा में जे का मतलब क्या है? कि एल पति है जे का, एल हस्बैंड है किसका? जे का। एल जो है वो जे का हस्बैंड है। अब देखो जे वाइफ हो गई एल की, जे पत्नी है एल की। एल के बहन है दो सी और डी, और इनकी माता कौन है? क्यू है। तो जे का क्यू से क्या संबंध होगा? जे क्यू इसकी क्या लगेगी? सासू माँ लगेगी। क्या लगेगी इसकी? सासू माँ, सांस लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? मदर इन लॉ। ये ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। मदर इन लॉ लगेगी क्योंकि उसके बेटे की पत्नी तो हो गई जे। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। जो जो बात इसमें क्वेश्चन में दे रखी है सेम हमें नोट करनी है, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 63। इसमें क्या दिया है? ये वर्ड दिया है फार्मास्यूटिकल्स। अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अक्षरों की संख्या से एक अधिक है? एक अधिक है। जैसे हम पी से शुरू करें, पी क्यू आर, आर यहाँ आना चाहिए लेकिन एक अधिक है ये दे रखा है इसके अंदर। नॉर्मली हमसे प्रश्न जो पूछता है वो ये आएगा भाई फार्मास्यूटिकल में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कितने लगे हुए हैं। तो जैसे पी से शुरू करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कहीं भी कुछ नहीं है। एच से शुरू करें, एच आई, यहाँ पे जे होना चाहिए, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, कोई भी नहीं है। ऐसे होता था। ए से शुरू करते तो यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने वो पूछा भी नहीं, इसने पूछा है जो अक्षरों का क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अक्षरों की संख्या से एक अधिक है। अक्षरों की संख्या से एक अधिक है, जो गैप है वो एक अधिक का गैप है। जैसे पी से शुरू करें तो क्यू और आर, अगर आर यहाँ पर होता तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता। आर इससे अगला दे रखा एक प्लस, तो एक तो हो गया ये आर लेटर। पी से शुरू करेंगे तो आर, एस टी यू, मतलब कहने का मतलब है कि एक अगला वर्ड जो वर्ड हम काउंट करें वो होना चाहिए। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और कुछ नहीं है। एच से शुरू करो, आई जे के एल एम, एक मतलब अक्षर छोड़ दो, उसके हिसाब से पूछे। एक अधिक का मतलब है कि शुरू में एक अक्षर छोड़ दो, उसके बाद आगे काउंट करते रहो, ठीक है। तो इसमें ऐसे कितने लेटर्स बनेंगे? 0, 3,
1 या फिर 2। ऐसे इसमें कितने लेटर बनेंगे? तो इसके अंदर ऐसे 2 बनेंगे, एक तो आर वाला है, एक दूसरा और बनेगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का। प्रश्न नंबर 64 देखो। पुजारी ने भक्त को बताया कि एक घंटी 45 मिनट के नियंत्रित अंतराल पर बजती है। भाई मंदिर में जो घंटी है वो हर 45 मिनट के बाद बजती है। अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी। अब उसने ये नहीं बताया कि क्या टाइम हो रखा, उसने कहा था अब जो घंटी है ना, अब जो टाइम हो रखा उससे 5 मिनट पहले घंटी बजाई थी हमने, अगली जो घंटी बजेगी वो 7:45 पर बजेगी। तो ये बताओ उस समय टाइम क्या था? जिस समय पुजारी भक्त को एक ज्ञान दे रहा था भाई घंटी 45 मिनट के बाद बजती है और अगली घंटी 7:45 पर बजेगी, लेकिन पीछे वाली घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, तो उस समय क्या टाइम था? देखो 7:45 पर घंटी बजी है, अगली 7:45 पर बजेगी और 45 मिनट के बाद घंटी बजी, तो इसका मतलब इससे पहले वाली घंटी कितने बजे बजी थी? 7 बजे बजी थी। 7 बजे बजी थी एक घंटी, उसके बाद अगली 7:45 बजे, क्योंकि 45 मिनट के बाद बजती है। अब पुजारी ने कहा कि जब पिछली घंटी बजी थी ना 7 बजे वाली, इसको बजे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब समय कितना हो गया? इसका मतलब 7:05 का समय हो रखा है अब। क्योंकि 7:05 का मतलब क्या है कि पीछे वाली घंटी को बजे हुए कितनी मिनट हो गई? 5 मिनट। 7:45 पे अगली घंटी बजेगी, तो मतलब पिछली घंटी 7 बजे ही बजी थी, क्योंकि 45 मिनट के बाद घंटी दोबारा बजती है। तो ये सूचना भक्त को कितने बजे दी है? 7:05 पर ये सूचना दी थी। 7:05 पर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 7:40 मत कर देना जल्दबाजी में, 7:05 उत्तर आएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर आएगा 7:05 में। अगला है सवाल नंबर 65। 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई गई। 9 को ऐसे लिखा गया, 9 9 9 9, टोटल 99 बार लिखा गया, ये ऐसे करके। इसको जब हम 13 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 13 से जब हम इसको भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, ये इसके अंदर बताना है। ठीक है, 9 को जब हम 13 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, ये इसके अंदर आपको बताना है। इसमें देखो हम लगातार 99, 9 को भाग तो कर नहीं सकते, पहले 9 को भाग करके देखो। 9 को भाग करा 13 से, नहीं जाएगा, फिर एक 9 और लिख लिया, अब कितने पे जाएगा? 13 7 91। ठीक है, 91 गया तो कितना शेष बच गया? 8। 8 शेष बच गया। अब एक 9 और लिख लिया हमने, तो अब ये कितना बन गया? 89। अब इसको भाग दो, 13 5 65, 13 6 78। 13 6 78 गया, कितना शेष बच गया? 11। एक 9 और लिख लिया, फिर एक 9 का लग गया। अब 119 को 13 से भाग देंगे तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117। 117 पे जाएगा तो नहीं, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। फिर एक 9 का और लिख लिया, अब ये 29 बन गया। 29 को 9 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, कितना शेष बचेगा? 3 शेष। उसके बाद एक 9 का और लिख लिया, अब ये 39 हो गया। 13 तिया 39, ये पूरा पूरा चला गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया? 0। हमने क्यों भाग करके देखा एक एक? हम ये देख रहे कहाँ पर आकर ये संख्या रिपीट होने लगी। भाई जहाँ पर आकर शेष रिपीट होने लग जाए ना, इसका मतलब उतनी संख्या के बाद सेम अक्षर आएंगे। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 9 के बाद शेष 0 बचता है। लगातार 6 9 है तो उसके बाद शेष 0 बचेगा। हमने लिखना 99 बार, तो 6 का मल्टीपल कितना होता है? 96। ठीक है, अगर 96 9 लिखेंगे ना, 96 बार 9 9 9, तो उनका शेष बचेगा 0। 99 बार लिखना है तो यानी कि 3 9 के बच गए लास्ट में, 999। सिर्फ 999 को 13 से भाग करके देखना है, इसका क्या शेष बचेगा? तो 13 5 13 7 91, 8 और 13 5 65, 13 6 78, 11 शेष। देखो हमने 9 को 13 से भाग करा पहले, सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पर आकर शेष बराबर बचेगा। भाई शुरू में 9 से भाग दिया तो 9 ही शेष आएगा, फिर 99 को 9 से भाग देंगे तो 8 शेष आ गया, फिर 999 को भाग देंगे 13 से, फिर 11 शेष आएगा, फिर 4 9 को भाग देंगे, एक 9 का और लगा के एक 9 और लगाएंगे। ठीक है, तो कितना शेष आएगा? 2 शेष आएगा, फिर 29 बन जाएगा, एक 9 और लिखेंगे, फिर 3 शेष बचेगा, फिर एक 9 और लिखेंगे, फिर ये 39, फिर 0 शेष। 6 9 के बाद 0 शेष बच रहा है, इसका मतलब 12 बार 9 लिखेंगे तब भी 0 शेष, 18 बार लिखेंगे तो भी, 24 बार 9 लिखेंगे तो भी 0 शेष। 6 के मल्टीपल जितना 9 लिखेंगे ना उतना 0 शेष बचेगा। हमें 99 बार लिखना है, तो अगर हम 96 तक लिखेंगे ना 9 तो 0 शेष बचेगा।
इसलिए लास्ट के 3 9 बचेंगे, 999। 999 को 13 से भाग देना है। 999 को जब 13 से भाग देंगे हम, तो लास्ट में बचेगा 11 शेष। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, कोई ट्रिक समझाए, सिर्फ आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद आ गया सवाल नंबर 66, और इसमें आपको ये मिसिंग नंबर बताना है। पहला 84, फिर 42, फिर 28, फिर 21, तो लास्ट में क्या आएगा। देखो इसकी दो अलग अलग ट्रिक है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ कैसे क्या है। देखो इस क्वेश्चन के दो अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन कैसे है, मल्टीप्लाई बाई 7/12 टू ऑब्टेन द फर्स्ट नंबर, यानी कि 84 है तो 12 गुणा 7। दूसरा है मल्टीप्लाई 12 बाई हाफ, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/4, 1/5, उसके बाद 7 से गुणा करनी है। देखो ये पैटर्न दिया है इसके अंदर। पहला तरीका तो ये है भाई, जैसे 84 दे रखा था, फिर 42, फिर 28, फिर 21। तो 84 क्या था 7 गुणा 12, 42 क्या था 7 गुणा 6, यानी कि 12 का आधा कर दिया। 12 का 1 गुणा है ये, 12 का 1/2 गुणा, ये 12 का 1/3 गुणा, 12 का 1/4 गुणा। तो लास्ट में हमें सॉल्यूशन निकालना तो आएगा 12 का 1/5 गुणा। जो किया है 12 का 1/2 गुणा कितना है 6, उसको 7 से गुणा कर दिया। 12 का 1/3 गुणा करेंगे कितना आएगा 4, उसको 7 से गुणा कर दिया। 1/4 गुणा करेंगे 3, इसको 7 से गुणा कर दिया। इसी पैटर्न पर लास्ट में 12 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 2.5, उसको अगर 7 से गुणा करेंगे 2.4 को, तो वो आएगा 16.8। तो क्या आंसर हो जाएगा इस सीरीज का, आगे लास्ट जो नंबर निकालना वो कितना आएगा हमारा 16.8 आएगा। एक तो तरीका ये है भाई, एक ट्रिक तो ये लगेगी इसमें कि 12 गुणा 1, फिर 12 गुणा 1/2, फिर 12 गुणा 1/3, 12 गुणा 1/4, 12 गुणा 1/5, 7 से इनको गुणा कर रखी है। उसके बाद ये एक दूसरा पैटर्न ये भी हो सकता है। 84 था, इसको भाग करना है किससे, 1 + 1/1 से। 1 + 1/1 करेंगे तो 1 जमा 1 2 बन जाएगा। 84 को 2 से भाग करेंगे तो 42 आएगा। फिर 42 को किससे भाग करना, 1 जमा 1/2 से। 1 जमा 1/2 करेंगे कितना आएगा 3/2। 42 को जब 3/2 से भाग करेंगे कितना आएगा 28। 28 को 1 जमा 1/3 से भाग करना है। फिर 21 आएगा, 21 को 1 जमा 1/4 से भाग करें तो 16.8 उत्तर आएगा हमारा। एक ये पैटर्न है, दोनों में से कोई भी पैटर्न आप समझ सकते हो, लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा 16.8। आंसर सेम रहेगा हमारा 16.8 ही उत्तर हमारा आएगा इसके अंदर। दोनों ट्रिक्स आप लगा सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो इसके अंदर। आगे है सवाल नंबर 67, और इसमें से विषम चुनना है, ओड वन आउट, जो इनमें से नहीं है वो आपको बताना है। स्वीट, सॉल्टी, बिटर और टेस्टलेस। देखा मीठा भी एक टेस्ट होता है, नमकीन भी और कड़वा भी, लेकिन स्वादहीन ये कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसमें से अलग क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी जो दिया है इसमें, वो इसमें सबसे अलग हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न नंबर 68, इसमें जो कुड लिखा है इसको लिख रखा है DEMPV, गेम को लिखा है BFHN, ट्रेन को लिखा है BJOSU, तो SHOULD को क्या लिखेंगे, शुड को हम क्या लिखेंगे ये इसमें बताना है। तब इसमें देखो पहले ये सारे लेटर आप ध्यान से देखो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, पहले B आएगा, उसके बाद F, उसके बाद H, उसके बाद N, ऐसे D, फिर E, फिर M, फिर P, फिर V, सारे के सारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख रखा, पहला A, फिर B, फिर C, फिर D, ऐसे पैटर्न पे। ठीक है, जैसे पहले B आएगा, उसके बाद J के बाद O आता है, O के बाद S के बाद U आता है, इस पैटर्न में है। अब ये पैटर्न बताना जरूरी क्यों है ये देखो। अब जैसे COULD है, तो इसमें कुड से अगला C का अगला D, O का P, U का V, L का M, D का E, ये 5 बन गए। अब इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखो, सबसे पहले D आएगा, फिर E आता है, फिर M आता है, फिर P आता है, फिर V। ये ही इसने दिया है। कहने का मतलब है जो वर्ड दिया है ना, जो 4 लेटर दे रखे स्टार्ट वाले, इससे अगला लिखो G का, G के बाद H, A के बाद B, M के बाद N, F के बाद E के बाद F, हो गया। अब इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखो, पहले B आएगा, फिर F आएगा, फिर H आएगा, फिर N आएगा। आ गया पैटर्न समझ में। तो इसी हिसाब से SHOULD को लिखो, शुड का S का क्या आएगा T, H के बाद I, O के बाद P,
यू के बाद वी, एल के बाद एम, डी के बाद ई। अब इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखो। पहले आएगा ई, फिर आएगा आई, फिर एम, फिर पी, फिर टी और फिर बी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे है प्रश्न नंबर 69 और यह है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें दिया है 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। बी जो है वो एफ और डी के बीच में है। देखो जो जो दे रखा ना स्टार्ट से ही हम बना के चलते हैं, जो जो बातें इसने दे रखी है वो हम शुरू से इसमें लिख के चलते हैं। 6 मित्र हैं तो 6 लाइन खींच लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। इसने कहा कि बी जो है वो एफ और डी के बीच में है, एफ फिर बी और फिर डी, ठीक है, या फिर इधर डी हो सकता है फिर बी और फिर एफ, क्योंकि इसने ये नहीं लिखा कि एफ के दाएं हैं बाएं हैं, इसने लिखा कि बी जो है वो एफ और डी के बीच में है। तो ये दो सिचुएशन बनेगी। ई जो है वो ए और सी के बीच में है, ए ई सी या फिर सी ई ए, ठीक है, बनेगी। आगे क्या दिया है कि ए जो है वो डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, ए जो है वो डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब ए जो है वो डी और एफ के दाएं बाएं नहीं आएगा, समझ गए? तो मतलब ए ना तो इधर आ सकता ना इधर आ सकता है, या इधर भी इसके बी के एक एक छोड़ के ए आएगा ही नहीं बी के आसपास, ठीक है। सी डी का भी पड़ोसी नहीं है, सी है वो डी के पास भी नहीं आएगा। ये लाइन दो लाइन दे रखे, यहां से सारा क्वेश्चन है, क्योंकि एफ बी डी या डी बी एफ और ये इनको आपस में सेट करना है अब हमें, 6 तभी बनेंगे। अगली लाइन है कि सी जो है वो एफ के एकदम दाएं है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। सी जो है वो एफ के एकदम दाएं, अगर मान लो एफ यहां है तो एफ के एकदम दाएं तो बी आएगा, तो एफ के एकदम दाएं सी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये डी बी एफ ऐसे बैठे हैं, और एफ के एकदम दाएं कौन आएगा? सी आएगा। तो कैसे बैठे हैं? डी फिर बी फिर एफ, एफ के एकदम दाएं कौन बैठा है? सी। एकदम दाएं अगर सी बैठेगा तो उसके बाद कौन आएगा? ई, और उसके बाद कौन आएगा? ए। ये पैटर्न बनेगा सीधा का सीधा, ठीक है। अब इसने पूछा कि सी किसके बीच में है, तो सी किसके बीच में है? एफ और ई के बीच में। सी किसके बीच में है? एफ और ई के बीच में है। सी किसके बीच में है? ई और एफ। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका, ई और एफ के बीच में है सी। जो जो बात इसने बोल रखी है वैसे वैसे हमने स्टेटमेंट नोट करनी है सारी की सारी। आगे है प्रश्न नंबर 70। ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। देखो सिटिंग सॉरी डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसे डायरेक्शन बना लेना एक साइड में, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ऐसे डायरेक्शन बना लेना ये। अब जैसे जैसे बोले वैसे आपको स्टार्ट कर देना है, जैसे ये घुमाए वैसे घूमते रहो। एक बिंदु जड़ से चलना शुरू करा और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, यहां से चलेगा, मान लो ये जड़ है, दक्षिण मतलब नीचे, कितना चल दिया? 7 किलोमीटर। आगे सबसे पहले दक्षिण में 7 किलोमीटर। उसके बाद इसने बोला है कि फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब ये जड़ इसका दाएं कहाँ होगा? इस साइड होगा दायां, भाई ये नीचे की साइड है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, इधर 5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद फिर दायां मुड़ा और फिर 3 किलोमीटर चला। अब ये 3 किलोमीटर, इससे आगे मत ले जाना क्योंकि ये पूरी लंबाई 7 है, तो ये 3 थोड़ा बीच का ही तो आएगा। अच्छा, फिर दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, हल्का सा मोड़ देना क्योंकि ये 5 है तो ये एक छोटा सा होगा, ये 1 किलोमीटर चल दिया। फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चला, यहां से मुड़ के बाएं और 4 किलोमीटर चला, तो ये इस पॉइंट के बिल्कुल सिद्ध में आएगा क्योंकि 3 यहां से चला था और 4 ये अब और चल दिया, ये भी टोटल 7 था इधर और ये भी टोटल 7 हो गया, तो ये जड़ के एकदम सामने आ जाएगा ये बिंदु जो अब यहां से चलकर पहुंचा है। तो जड़ तक पहुंचने के लिए अब कितनी दूर है और किस दिशा में चलेगा? तो जड़ तक पहुंचने के लिए देखो ये इधर 1 किलोमीटर तो चला था टोटल दूरी 5, तो कितनी दूरी रह गई? 4 किलोमीटर की। जड़ तक पहुंचने के लिए इसको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा और जड़ इस साइड में है, इस साइड कौन सी है? पूर्व की साइड। तो जड़ तक पहुंचने के लिए इसको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा और वो भी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा और ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आप बस ऐसे बना लेना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, फिर जो दे रखी है बात वहां से शुरू करो। ये पॉइंट जेड है, नीचे पहले साउथ में 7, फिर इधर 5,
फिर इधर 3, फिर इधर 1, फिर इधर 4। तो अब ये देखो 3 इधर था, 4 और चल गया तो 7 हो गया। ये भी पूरी 7 दे रखी है। तो ये दूरी पूछी है, ये 1 कट गई, 5 थी टोटल, तो ये 4 बच गई। और इस साइड डायरेक्शन कौन सी है हमारी? ईस्ट। ये सवाल सारा का सारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 4 किलोमीटर ईस्ट। आगे है सवाल नंबर 71, सीटिंग अरेंजमेंट का है ये भी। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें नंबर पर, राधा दाएं से छठे नंबर पर है। देखो यहां से लेफ्ट साइड से अगर बात करें तो निधि जो है ये कौन से नंबर पर है? 12वें नंबर पर है। और इधर से राइट से बात करें तो यहाँ पर राधा है, और ये कौन से नंबर पर है? छठे नंबर पर है। देखो ये लिख रहा है छठे नंबर पर। हो गया। जब राधा बाएं और 2 स्थान खिसकती है, राधा जो है वो अपने लेफ्ट साइड 2 स्थान और चलती है, यहाँ पे आ गई। कौन से नंबर पर आ गई? 8th नंबर पर। भाई ये राधा यहाँ पे तो है, इसके अपने बाएं चलेगी 2 नंबर, तो 8वें नंबर पर आ जाएगी, पहले छठे नंबर पर थी। निधि 2 स्थान दाएं खिसकती है, ये 2 स्थान दाएं खिसके, तो अब कौन से नंबर पर आ जाएगी? 14वें नंबर पर। तब राधा और निधि के बीच में 6 बच्चे हैं, ये 14वें नंबर पर है, ये 8वें नंबर पर, और बीच में कितने बच्चे हैं? 6। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 14 और 8 22, 22 और 6 28। तो टोटल बच्चे कितने क्लास के लाइन के अंदर? 28 बच्चे हैं। जो इसने कह रखा, पहले देखो, पहले जो निधि है ये 12वें नंबर पर थी, फिर 2 नंबर आगे सरक गई, तो अब कितने नंबर पर आ जाएगी? 14वें नंबर पर। पहले ये राधा थी छठे नंबर पर, अब ये 2 नंबर आपने बाएं सरकेगी तो कौन से नंबर पर आ गई? 8वें नंबर पर। समझ गए? अब इन दोनों के बीच में 6 बच्चे और रह गए, तो तीनों को जोड़ दो, 14 जमा 8 जमा 6 28। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 71 का। अगला है 72 नंबर। 72 में ये 5 ऑप्शन चीज दे रखी है: डिजाइन, परीक्षण, संकल्पना, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। कंसेप्चुअल एंड कल्पना करना, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना। इस संकल्पना गलत दे रखा है इसका हिंदी में, ये इंग्लिश में देखो। तो क्या एक लॉजिकल सेंस कैसे बनेगी, क्या हम देखें। तो सबसे पहले कोई भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले उसको कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। भाई मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा, ऐसी जहाज बनाऊंगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? उस चीज की कल्पना करते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर पर आएगा पॉइंट? तीसरा आएगा, कल्पना करना। कल्पना करके अब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम। कल्पना करी है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट के बाद उसको डेवलप कर, डिजाइन बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, फिर लास्ट में टेस्ट ड्राइव होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है 1 बाय 1 करके। ये सारी चीजें इसमें हमने 1 बाय 1 करके सारी देखनी है। तो इसमें किसके आधार पर हमें जो पैटर्न बनाना है वो बताना है कि कौन से में एक प्रॉपर जो हमारी सीरीज बनेगी। तो क्या आएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा, देखो कॉन्सेप्ट तो करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो चीज इमेजिन करनी पड़ेगी हमें, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? जैसे ही हमने जो चीज इमेजिन करी है हम उसका डिजाइन बनाएंगे। भाई मैंने गाड़ी सोची है, तो कैसी गाड़ी सोची है इमेजिन कर ले दिमाग में। अब उसको हम डेवलप करेंगे, उस चीज को हम बनाएंगे। उसका डिजाइन सोच ले, अब उसको हम बनाएंगे। बनाने के बाद उसका टेस्ट परीक्षण करेंगे, भाई वो चीज सही है, कामयाब है या नहीं है। लास्ट में उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2 और फिर 5, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। ये एक लॉजिकल और मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करने थे पांचों वर्ड। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला है सवाल नंबर 73। 73 में क्या है? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था। देखो आज की डेट आज है, आज से बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे। यस्टरडे से 3 दिन पहले क्या था? संडे। तो आज कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गए। संडे था, उसके बाद मंडे आया, फिर ट्यूसडे आया, फिर कल था वेडनेसडे, आज क्या हो गया? थर्सडे आ गया। आज आज कौन सा दिन है फिर? थर्सडे। क्योंकि इसने कहा है कि जो बीता हुआ कल है उससे 3 दिन पहले संडे था, तो टोटल 4 दिन का गैप हो गया ना। तो संडे था, संडे के बाद चौथा दिन कौन सा आएगा? थर्सडे। तो आज कौन सा दिन आ गया? थर्सडे आ गया। तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, थर्सडे के बाद कौन कल क्या आएगा?
थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे के बाद क्या आएगा, एक दिन सैटरडे आएगा, अगला दिन संडे आएगा, तो तीसरा दिन क्या होगा, मंडे। समझ गए? तो कौन सा दिन आएगा, वो मंडे आएगा। 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 74। इसमें दिया है कि किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल हैं, एक है 432 लीटर का, एक है 594 का और एक है 702 लीटर का। मात्रा दे रखी इतने इतने लीटर की। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या है भाई, छोटी से छोटी इकाई लेनी है, यूनिट, और ये लेने हमें ऑप्शन से ही, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ही फैक्टर होंगे इसके। भाई इसको लेने के लिए तो हम छोटे से आकार में 2 का भी ले सकते हैं, 2-2 लीटर का, सारे बराबर भरेगा। इसमें अलग अलग दे रखे हैं, तो ये देखो 432 13 से भाग होगा या नहीं होगा, 594 को 15 से और 702 को 17 से। देखो लास्ट में 5 है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो मतलब 15 से तो होगा नहीं, तो ये भाग होगा 8, 11 और 13 से। 8, 11 और 13। इस सवाल में कुछ नहीं है, ऑप्शन से काटते जाओ पहली चीजें। जो पहली वैल्यू हो 8, ये 432 कटना चाहिए इससे, 11 से 594 कटना चाहिए, 13 से 702 कटना चाहिए। ऐसे ये ऑप्शन ट्राई करो। फिर ऑप्शन सी, 8 से ये कटना चाहिए, 13 से ये कटना चाहिए, 15 से। जिस ऑप्शन से तीनों संख्याएं तीनों से कट जाए वो उत्तर है। इसमें सिर्फ पहला का पहले से मिलाना, ये ध्यान रखना, 11 से नहीं काटना इसको, ना 13 से इसको काटना। जो पहले नंबर पर दे रखा हो पहली संख्या कटेगी, दूसरे नंबर वाली दूसरी संख्या काटेगी, तीसरे नंबर वाला तीसरी को, वो चेक करना है ऑप्शन रखकर। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 8, 11 और 13। देखो ये हमारे सारे सवाल थे रीजनिंग के। रीजनिंग के बाद सवाल नंबर 75, और यहां से अब हमारा क्या शुरू होता है, मैथमेटिक्स। अब हम प्रश्न करेंगे मैथ के, गणित के सवाल करेंगे। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, नॉलेज हब। बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पर डाल रखा, बहुत सारी पीडीएफ वहां पर डाल रखी है, और साथ के साथ यूट्यूब चैनल नॉलेज हब और साहिल अपडेट्स दोनों सब्सक्राइब आपको करके चलने हैं। ठीक है, अब हम सवाल करेंगे गणित के, सवाल नंबर 75 से। यहां से अब हमारा गणित शुरू होता है। सवाल नंबर 75 जो गणित का पहला सवाल है, x दे दिया, y दे दिया, हमें निकालना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम एक ही फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, y भी है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमें निकालना है। तो 2xy इधर प्लस का, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी क्या फार्मूला बनेगा हमारा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये हमें निकालना है, ये किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस √6, और इसमें जोड़ देंगे 4 माइनस √6, तो ये √6 से √6 का क्या बचेगा, 8। तो ये 8 किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई x प्लस वाई की, x प्लस वाई आ गया 8। अब निकालना है x गुना वाई, 2xy। तो x तो ये है और y है 4 माइनस √6, इनकी गुणा करो, तो ये फार्मूला बन गया ना एक, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √6 का 6 ही रहेगा, 16 में से 6 गए तो कितना आ गए 10। ये किसकी वैल्यू आई है, x गुना y की, लेकिन हमने लेना कितना था 2xy, तो इसको 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, आ गया 20। तो हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो ये x प्लस वाई कितना आया था 8, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, 2 गुना में xy कितना था 10, 8 8 64 माइनस 10 दूने 20, 64 में से 20 गए तो कितना बचे 44। सीधा सा फार्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 76। 2 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या थी 94,87,500। बड़े शहरों में प्रवास की कहानी है, प्रतिवर्ष 8% की दर से घटती जाती है।
तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? देखो पहले जनसंख्या कितनी थी? 94, 87, 500। अब देखो ये क्या हो रही है, घट रही है। तो 8% का घटना मतलब कितने बच गई? 92। अगले साल भी घटेगी तो कितने हो जाएगी? 92/100। अगर ये बढ़ती तो यहाँ पर कितना लेता? देखो लॉस हो या कोई चीज कम हो तो 100 माइनस करते हैं, प्रॉफिट हो या कुछ इंक्रीज हो रहा तो 100 प्लस में लेते हैं। अगर ये 8% बढ़ती तो यहाँ पर 108 लेते हैं हम 100 में जोड़ के। ये घट रही है तो कितना बचेगा? 92 बचेगा। तो गुणा 92 तो ये कितना बचेगा? 80,30,220। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। सीधा सीधा क्या करना है? 94, 87, 500 को 92/100 गुणा में 92/100। 20 से 20 कट जाएगी, ये सारा 25 से कट जाएगा, फिर आपस में काट के ये ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आगे है सवाल नंबर 77, गणित का 77 नंबर सवाल है ये। दो पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण है, एक में तो है 3:2 में और दूसरे पात्र में है 6:5 में। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी 4:3 हो? तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? एलिगेशन का। अब इसमें एलिगेशन लगाना है तो दूध पर लगा दो या पानी पर। दूध पे लगाएंगे तो 3:2 का मतलब दूध कितना है? 3, टोटल 5 है। 6:5 का दूध कितना है? 6, टोटल कितना है? 11। 4:3 का मतलब दूध 4 है, टोटल कितना है? 7। अब एलिगेशन लगाओ इसमें सीक्वेंस से। तो 3/5 एक साइड में आएगा, दूसरी साइड आएगा 6/11 और बीच में कितना आएगा? 4/7। ये आपस में घटा दो। तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? देखो 3/5 में से 4/7 गए तो 1/7, 5 35, 1/35 बचेगा। और 4/7 में से 6/11 गया तो 44 में से 88 घटा दो भाई। 11 चौक 44, 6 7 28, 6 7 42, 2/77 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आएगा? 70 और इधर कितना आएगा? 77। 7 से काटोगे तो 10:11। चाहे आप इनको बराबर कर लो, ये टोटल 5 है, ये 11, ये 7 है, इनको टोटल बराबर कर लो पहले, उसके बाद आप चाहे सीधे निकाल सकते हो। आगे है सवाल नंबर 78। 52 पत्तों के ताश में 3 पत्ते निकाले जाते हैं। इन पत्तों में से एक राजा, एक रानी और एक गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये सवाल जो है ये लगेगा कॉम्बिनेशन का। एनसीआर 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 का फार्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल गुणा में एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है भाई? जैसे 10 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 10 से लेकर 1 तक की गुणा। 100 फैक्टोरियल है तो 100, 1 से लेकर 100 तक की गुणा। 1000 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 1000 तक की गुणा। तो इसमें देखो राजा भी 4 होते हैं, रानी भी और गुलाम भी। तो 4 राजा में से कोई एक हो सकता है, गुणा 4 रानी में से कोई एक हो सकती है, 4 जो गुलाम है उनमें से कोई एक हो सकता है। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में से कोई भी 3 पत्ते हम निकाल सकते हैं, 52C3। ये इसमें लगेगा सारा का सारा फार्मूला। 4C1 का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। तो 4C1 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल जब खोलेंगे तो क्या आएगा? 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 कट जाएगा तो 4C1 का मतलब 4 रहेगा। ठीक है, तो ऊपर तो आएगा 3 बार 4। अब नीचे देखो, नीचे था 52C3 यानी कि 52 में से कोई भी 3, तो ऊपर आएगा 52 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 52C3R यानी कि 3 का फैक्टोरियल गुणा में 52 में से 3 गया तो 49 का फैक्टोरियल। अब 52 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 52, 51, 50 गुणा में 49 का फैक्टोरियल। 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल कटेगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 गुणा में 2 हो गया फैक्टोरियल। 3 से काट दो, 3 से काटेंगे तो 17 थी 51, ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो ऊपर तो क्या था? 3 4 आएंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। नीचे क्या आएगा? 52 गुणा में 17 गुणा में 25। 4 से काटो कितना आएगा? 13। ऊपर कितना बचेगा? 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 और 13 गुणा 17 गुणा 25 करेंगे तो क्या आएगा? 5525। ऑप्शन ए इसका उत्तर आएगा। सीधा कॉम्बिनेशन परमुटेशन का फार्मूला लगेगा एनसीआर का।
सवाल नंबर 79 दिया है, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट का आराम करता है, 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है इस सवाल में वो यही है कि जो 9 मिनट का जो रेस्ट लेता है वो कितनी बार लेगा, बस। बाकी सिंपल जोड़ घटा गुणा भाग हम आसानी से कर लेंगे। अब देखो, शुरू से चला 13 किलोमीटर, एक बार चल दिया, फिर 9 मिनट रुक गया, फिर 13 किलोमीटर दोबारा चला, फिर 9 मिनट रुक गया, फिर 13 किलोमीटर तीसरी बार चला, फिर 9 मिनट रुक गया, फिर 13 किलोमीटर चौथी बार चला, फिर 9 मिनट रुक गया। कितना चल गया? 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। हमें 91 चलाना है। कितनी बार चलेगा टोटल? 7 बार। 7 बार चलेगा तो रुकेगा कितनी बार? ये देखो, देखो 2 बार चला है तो 1 बार रुका है, तीसरी बार चला तब 2 बार रुका है, तो 7 बार चलेगा ना, 13 7 91, तो कितनी बार रुकेगा वो? 6 बार रुकेगा। टोटल 6 बार रुकेगा और हर बार कितने मिनट रुकेगा? 9 मिनट। तो टोटल कितने मिनट रेस्ट करा उसने बीच में? 54 मिनट। ये खेल है इसमें और कुछ भी नहीं है। 6 बार रुकेगा, 9 मिनट रुकता, टोटल 54 मिनट तो उसने रेस्ट करने में लगा दी। अब 91 किलोमीटर की दूरी है, 42 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 91/42 और घंटे को मिनट में करेंगे तो 60। ठीक है, 60 ऊपर आ जाएगा। तो अब ये काट लो, 2 से करेंगे तो 21, ये आएगा 30, फिर 3 7 21, 3 10 30, और इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 गुणा 10 करेंगे तो 130 मिनट। 42 की स्पीड से 91 किलोमीटर में लगेगी 130 मिनट। 54 मिनट का इसने रेस्ट करा, तो 130 जमा 54 करेंगे तो 184, 184। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 79 का। आगे है सवाल नंबर 80। जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है तो समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है, तो टावर की ऊंचाई बताओ। देखो, इसमें सबसे पहले तो ऐसे डायग्राम बनाना। ये पहले था ये 45 डिग्री, उसके बाद ये हो गया 30 डिग्री। देखो, कोण कम होगा तो वो इस पॉइंट से दूर जाएगा, अगर कोण बढ़ेगा तो इस पॉइंट के पास आएगा। तो मतलब ये पहले 45 था, उसके बाद कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया। ठीक है, सी से डी का मान दे रखा 10 मीटर, ये 10 मीटर इसकी परछाई बढ़ गई। पहले परछाई इसकी इतनी थी, अब इसकी परछाई बी से डी तक हो गई और बढ़ गई कितनी? 10 मीटर बढ़ गई। ये ए से बी हमने एक्स मान लिया। ठीक है, tan 45 डिग्री का फार्मूला लगाओ पहले ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। ट्रायंगल ए बी सी जो दे रखे इसमें tan 45 क्या होता है? 1, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। तो लंबाई कितनी है? x बटे आधार कितना है? BC, 1 के बराबर। इसका मतलब BC की वैल्यू भी कितनी आ गई? x आ गई। tan 45 और cot 45 का मान 1 होता है, तो इसका मतलब लंबाई और जो लेंथ और जो आधार जो और लंब है वो दोनों हमेशा बराबर है अगर कोण 45 डिग्री है तो AB भी x है तो BC भी x होगा। समझ गए? तो ये BD टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी? x प्लस 10, और ये AB दे रखा है x। tan 30 का फार्मूला हमें लगाना है। tan 30 कितना आ जाएगा? वो होता लंबाई बटे लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। तो लंब कितना था? x, आधार कितना था? x प्लस 10। tan 30 कितना होता है? 1/√3, आर पार गुणा कर दो तो √3x किसके बराबर आएगा? x जमा 10 के। ये इधर आएगा तो कितना बचेगा? √3 - 1 ब्रैकेट में आएगा x बराबर 10। x का मान कितना आ जाएगा? 10/√3 - 1, 10/√3 - 1, ये हमारा उत्तर आएगा x का मान। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दे रखा, ऑप्शन ये नहीं दिया तो इसका रैशनलाइजेशन कर दो। √3 + 1 से गुणा, √3 + 1 से भाग, a + b, a - b करेंगे तो a² - b², 3 √3 का स्क्वायर 3 - 1 कितना बचेगा? नीचे 2, 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि 5 √3 + 1। ऑप्शन डी उत्तर आएगा इसका। रैशनलाइजेशन करना है 10/√3 - 1 का, √3 + 1 से गुणा, √3 + 1 से भाग, a - b, a + b, a² - b² का वो फार्मूला लगेगा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 80 का। आगे है सवाल नंबर 81। इसमें दिया है एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। ब्याज की दर है 10% वार्षिक।
चक्रवर्ती रूप से, और प्रत्येक किस्त है 6897 रुपए की। तो टोटल ब्याज बताना है कितना ब्याज है, टोटल ब्याज हमें बताना है कितना है। देखो दर दे रखी है 10%, तो 10% का मतलब कितना हो गया, 10 से 11 पहले साल, 2 साल है तो अगले साल इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 से 121। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारी जो किस्त है इंस्टॉलमेंट वो है। अब किस्त दोनों बराबर हैं, तो दूसरे साल अगर 121 रुपए की किस्त है तो पहले साल भी 121 की जानी चाहिए, मतलब इसको भी 11 से गुणा और इधर भी, तो ये कितना बन जाएगा 110 रुपए और ये 121 बन जाएगा। यानी किस्त कितने रुपए की, हमारे हिसाब से 121 रुपए की, दो किस्तें बराबर। इसने दे कितनी रखी 6897 रुपए, यानी कि 121 की वैल्यू कितनी दे दी 6897। कितना गुना है ये इसका 57। ठीक है, किस्त कितना गुना दे रखी है 57 गुना। तो ब्याज पूछा इसने, तो देखो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 110 रुपया और 100 रुपया 210 रुपए का। किस्त 2 साल की कितनी जाएगी 121 की, पहले भी साल दूसरे साल भी, टोटल कितने रुपए की किस्त गई 242 रुपए की। 210 रुपए के 242 रुपए दिए हैं इसने 2 साल में, तो ब्याज कितना रुपए का गया है 32 रुपए का। ठीक है, 121 की वैल्यू है 6897, 57 गुना, तो किस्त भी कितनी हो जाएगी 57 गुना, ब्याज भी 32 गुना में 57। 10 11 100 से 121 दूसरी साल का, किस्त बराबर कर दी दोनों साइड 11 11 से गुणा, तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया 110। इधर किस्त कितनी हो गई, ये भी 121 की और ये भी 121 की, दो बराबर किस्तें हो गई 121 रुपए की, लेकिन इसने किस्त कितने दे रखी है 6897। 121 का मान दे दिया 6897, तो एक का मान निकालेंगे कितना आएगा 6897 बटे 121 करेंगे तो कितना आएगा 57 आएगा। ठीक है, यानी कि जो किस्त इसने दे रखी है वो हमने जो मानी है उसका 57 गुना दे रखी है। अब टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, पहले साल 110 रुपए, दूसरे साल का 100 रुपए, टोटल प्रिंसिपल हो गया 210 रुपए का। किस्त गई है 121 की दो किस्त, तो टोटल कितना हो गया 242 रुपए गए हैं। ब्याज कितना दिया इसने 32 रुपए का, एक की वैल्यू 57 है तो 32 की कितनी आएगी 32 गुणा में 57। ये करना है इस सवाल के अंदर, छोटा सा है। ठीक है, शायद इसका उत्तर आएगा 1824, 32 गुणा 57 जब करोगे 1824 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 से 11 100 से 121, दूसरे साल की किस्त बनाएंगे तो दोनों साइड 11 11 से गुणा करेंगे, 121 की किस्त बनेगी, ये 110 रुपये प्रिंसिपल बनेंगे, इधर से 100 रुपये, टोटल 210 रुपये का प्रिंसिपल हो गया, टोटल ब्याज हो गया दूसरी किस्त मिला के दोनों किस्तों का रुपये हो गया 242। कहने का मतलब है 210 रुपये की चीज इसके 242 की पड़ी, तो 32 रुपये का ब्याज। ये करना था इसके अंदर हमने। सवाल नंबर 82 दिया है, रितु रीना और सीता एक करती है 6 घंटे में, एक करती है 9 में, एक 18 में। एलसीएम कितना आएगा तीनों का 18, 6 × 18 9 दूनी 18, 18 कम 18, तीनों मिलकर कितनी देर में करेगी 18 बटे 3 जमा 2 जमा 1, 3 जमा 2 5 और 1 6, 6 तिया 18, 3 घंटे में तीनों मिलकर काम करेगी। काफी आसान सवाल है ये तो। सवाल नंबर 83 देखो, 4 भिन्न दे रखी है, 5 बटे 7, 9 बटे 14, 16 बटे 21 और 29 बटे 42। इसमें से बड़ी कौन सी है ये बतानी है। तो ऐसे भिन्न आए तो आप कोशिश करना नीचे वाले जो है ना ये सारी बराबर बना ले। जो हर दे रखा है ना नीचे का हर, ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, डेनोमिनेटर जो बोल, इसको बराबर बनाओ। तो इसमें सारों का एलसीएम क्या आ रहा है 42 ही एलसीएम आएगा। तो इसको 42 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसको 42 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसको 42 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो नीचे तो सभी के 42 बन गया, ऊपर क्या बनेगा 5 × 30, इसमें कितना था 9, 9 तिया 27, अगले को 2 से करा था 16 दूनी 32 और लास्ट था 29। सबसे बड़ी भिन्न वो है जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हर तो सभी का 42 42 बराबर है। तो सबसे बड़ा अंश कितना है इसमें 32, और ये कौन सी भिन्न का है 16 बटे 21 वाली का। 16 बटे 21 वाली का अंश जो है वो सबसे बड़ा है 32 रुपए, 32। तो इसका मतलब भिन्न कौन सी है बड़ी 16 बटे 21 वाली। समझ गए, इनमें अंश बराबर करना, हर बराबर करना है पहले। हर का देखो कोई भी ऐसे भिन्न आए ना तो आपको हर जो है नीचे का जो वैल्यू है ये एलसीएम लेना है, ये बराबर करना है। तो इसका एलसीएम आएगा 42, तो ये आएगा 7 × 42, ऊपर नीचे 6 से गुणा, 14 × 42 यानी कि ऊपर नीचे 3 से गुणा,
21 दूनी 42, ऊपर नीचे 2 से गुणा, और ये 42 तो है यानी कि 1 के गुणा है ये। नीचे का बराबर ऊपर का देखना है, जिसका सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए 16/21। आगे है सवाल नंबर 84। एक दर्जन केले बेचने पर एक लड़के को 4 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 4 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमें इसमें बताना है। तो देखो इसको क्या सोल्व करेंगे। लाभ हमेशा होगा भाई, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। सस्ती में खरीद के महंगे में बेचेंगे तभी लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक दर्जन में केले कितने होते हैं, 12। 12 केलों का सेलिंग प्राइस माइनस 12 केलों का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ गया, 4 केलों के विक्रय मूल्य के, यानी कि 4 केलों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये इसके अंदर दिया है। ऐसे सवालों में कोई डायरेक्ट शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, जो बात इसने दे रखी है वो बात बस आप लिख दो। 12 केले बेचे थे ना, तो 12 का एसपी माइनस 12 का सीपी बराबर 4 के एसपी के बराबर है। एसपी एक साइड कर दो, सीपी एक, तो 12 एसपी और ये 4 इधर आके माइनस हो जाए, कितना बचेगा 8 एसपी बराबर 12 सीपी। सीपी बाई एसपी का वैल्यू निकालेंगे हम, सीपी बाई एसपी नीचे आ जाएगा, सीपी इधर, तो ये आएगा 8/12, यानी कॉस्ट प्राइस 8 रुपए थी, सेलिंग प्राइस 12 रुपए थी। लाभ कितने का हो गया, ये मान लो 8 रुपए की चीज 12 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया, 4 का। 4 का लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, तो 4/8 गुणा में 100, 1/2 यानी कि 50%। लाभ हानि जो भी निकाले हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 4/8 यानी कि 1/2 यानी कि 50%। टोटल कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है, 50% का। सवाल नंबर 85 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे पेपर के अंदर आया है ये। इसने पूछा कि एक त्रिभुज की 2 भुजा है, एक है 5 और एक 7, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है। 2 साइड दे रखे, एक तो 5 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई बताओ। तो त्रिभुज की तीनों साइड में ध्यान रखना, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है या बराबर। तीसरी भुजा से ज्यादा, बराबर नहीं, ज्यादा आएगा। भाई 3 भुजा दे रखी है, तो इसमें ए जमा बी करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन आएगा सी से। बी जमा सी करेंगे तो वो हमेशा ए से बड़ा आएगा। ए जमा सी करेंगे तो हमेशा बी आएगा, बी से बड़ा आएगा। त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा फालतू मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो 2 भुजा दे रखी है, एक 7 और एक 5, तो तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं के अंतर से 7 - 5, इससे तो बड़ा मिलेगा, और छोटा किससे मिलेगा, इन दोनों के जोड़ से 7 + 5 से। समझ गए। तो मतलब ये है 2 और 12 के बीच में मिलेगी, ऑप्शन डी उत्तर आएगा। जो 2 भुजा दे रखे उनके अंतर प्लस उनके जोड़ के बीच का संख्या मिलेगी तीसरी भुजा, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो गणित हमारा यहां पर पूरा हो गया। 15-16% हमने अब गणित के करे थे इसमें लगातार। अब इसके बाद क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके। आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, और यूट्यूब पर साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पर हमने डाल रखा है। अब हम करेंगे इंग्लिश के, लगभग 8-10% हम इंग्लिश के करेंगे, 10 से 12%। पहला प्रश्न है, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है, किस पार्ट के अंदर एरर है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल कंट्रीज हैज फूड सिक्योरिटी। तो इसमें छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है, देखो ऑल कंट्रीज ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। हैज आता है सिंगुलर के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। तो एरर किस में है, पार्ट डी के अंदर एरर है, हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 87, ये फिल इन द ब्लैंक यहां पर बताना है क्या आएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
हैव स्टार्टेड टू टेक ब्लैंक ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आएगा? परसेप्शन, कोग्निजेंस, नॉलेज और अटेंशन। तो यहां पर आएगा कोग्नाइजेंस। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 87 का। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 88, फिल इन द ब्लैंक का ही है। टेक्नोलॉजी कैन बी ब्लैंक एंड पीपल सीम टू बी मोर अटैच्ड टू स्क्रीन देन एवर बिफोर। तो यहां पर क्या आएगा इन ऑप्शंस में से? तो स्क्रीन, देखो टेक्नोलॉजी के लोग क्या हो चुके हैं, एडिक्टिव हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, इसलिए वो स्क्रीन पर ज्यादा चिपके रहते हैं पहले की बजाय। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है और इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। ग्रामेटिकल एरर जब बताओ ऑप्शन से देख के बताओ। जहां जहां पर ये वर्ड दे रखे हैं, नॉकिंग डाउन, स्वेप्ट अवे रोड, होम एंड ब्रिज, विंड ऑफ अप टू, यहां पर देख के आपको बताना है। देखो, टोरेंशियल रेन्स एंड वाइंस ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर। देखो, जो तूफानी बारिश और हवाएं थी अप टू 170 किलोमीटर, तो यहां पर ऑफ और अप टू बिल्कुल सही है। विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर, स्वेप्ट अवे रोड्स, स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेस, होम्स एंड ब्रिजेस भी सही है। स्वेप्ट अवे रोड, रोड को मतलब मकान वगैरह सबको बहा ले गए। एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन, नॉकिंग डाउन नहीं आएगा, यहां पर आएगा नॉक्ड डाउन। नॉक्ड डाउन सेकंड फॉर्म आएगी नॉक की, नॉक्ड, के ई डी, के एन ओ सी के ई डी, नॉक्ड डाउन, नॉकिंग डाउन नहीं आएगा यहां पर। तो ये ऑप्शन ए वाला इसके अंदर एरर हो जाएगा। नॉकिंग डाउन की जगह आएगा नॉक्ड डाउन। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्वेप्ट, स्वीप की सेकंड फॉर्म है स्वेप्ट, पास्ट में बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनेट, तो यहां भी पास्ट आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 है, सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट कौन सी है सप्लीमेंट्री की? तो वो है SUPPLEMENTARY, ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91 है, डू यू नो वेयर ब्लैंक लाइब्रेरी इज? आर्टिकल फिलअप करना, ए एन और द। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वेयर खालिस्तान लाइब्रेरी इज? तो क्या आएगा, वेयर द लाइब्रेरी इज। ये किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी के पूछना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा द। 92 है, आपको सिनोनियम बताना है इनएविटेबल का। इनएविटेबल का आपको सिनोनियम बताना है। तो इसका सिनोनियम क्या होता है? अनडिनाइएबल, जिसको टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, तो होता है अनडिनाइएबल। इनएविटेबल, जिससे बचा ना जा सके, जिसको ना टाला जाए। अनडिनाइएबल, जिसको मना ना किया जाए। एस्केपेबल जो दे रखा, ये इसका एंटोनियम है, ये इसका एंटोनियम दिया है। 93 है, एंटोनियम बताना है एजाइल का। एजाइल का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी का भाव, इसका एंटोनियम बताना है आपको। तो ये क्या होगा, स्लैगिश। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 94 ये वॉइस टी है, द थीप वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। पेशिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। देखो, वाज बीइंग है, वाज के साथ बीइंग है, तो इसका मतलब सेंटेंस के अंदर क्या लगा है, वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी। इतना सा देखना है। वाज इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी, क्या आएगा, ऑप्शन डी। कॉन्टिन्यूस जो इज, एम आर या फिर वाज वर, इसके साथ अगर बीइंग लग गए पैसिव वॉइस में, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस में ये वाज था, वाज के साथ बीइंग लग गए, पैसिव वॉइस बन गई, तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे वाज ही था। द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 94 का। 95 जो लास्ट पर्सन है इंग्लिश का, व्हाट इज द फियर ऑफ क्लोज स्पेस? बंद जगह का फियर के क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भाई, अकेला किसी बंद जगह से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। ये हमारे पर्सन थे 10 से 11% इंग्लिश के। इंग्लिश हमने यहां तक कर ली है। अब लास्ट के 5% बचे हैं जीके के। बैंकिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन, जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो किस पर बेस्ड होता है? इंटरनेट, एक्सट्रानेट, इंट्रानेट या नन ऑफ बोथ? तो ये होता है इंट्रानेट के ऊपर। इंटरनेट नहीं आएगा, ये इंट्रानेट के ऊपर होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 96 का। आगे दिया है 97, इसरो के नए चेयरमैन। देखो, पहले थे के सिवान,
उसके बाद बनाए सोमनाथन, वर्तमान में है वी नारायण। इसरो के जो फिलहाल जो चेयरमैन है वो है वी नारायणन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 97 का। प्रश्न नंबर 98, भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी? एक तूफान है उसका नाम है राफेल। देखो राफेल एक विमान भी वो नहीं, राफेल तूफान की बात हो रही है। तो किस देश में सहायता भेजी है? मालदीव, क्यूबा, यूक्रेन या फिर चेकोस्लोवाकिया? तो ये भेजी है क्यूबा के अंदर। कब की बात है ये? जनवरी 2025 की। जनवरी 2025 में तूफान आया था, एक साइक्लोन आया था राफेल नाम से, क्यूबा देश के अंदर। ऑप्शन बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 99 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कैंसर मैमोग्राफी बस एवं मशीनिंग सेंटर, कैंसर मैमोग्राफी बस एंड मशीनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? कहां पर उद्घाटन किया है? ये किया है रोहतक के अंदर। कहां की ओपनिंग? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आखिरी है प्रश्न नंबर 100, भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज किसने लॉन्च किया? फर्स्ट प्राइवेट है ये, ध्यान रखना, प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज किसने लॉन्च किया है? देखो प्राइवेट बनेगा तो डीआरडीओ तो बनाने से रही ना, इसरो बनाएगी। ये बना है हाइप्रिक्स ने, हाइप्रिक्स ने इसको बनाया है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो ये हमारे 100 प्रश्न हैं हरियाणा सीईटी एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट हम करने लग रहे हैं, ग्रुप डी के लिए भी और सीईटी मेंस के लिए भी। 100 प्रश्न हमने करे हैं, जीके, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, रूरल मार्केटिंग का, इंश्योरेंस वगैरह सारे प्रश्न मिलाकर, जनरल साइंस के प्रश्न में 100 प्रश्न हमने करे हैं। सभी प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन आपको बताया है। फिर भी अगर आपको डाउट हो, कुछ सवाल समझ में नहीं आया हो, किसी प्रश्न पर कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल जो लिंक दिया है नीचे नॉलेज हब 7900 करके, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आप पूछ सकते हैं अगर आप कोई भी समस्या है तो। 100 के 100 प्रश्न कराए हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स आज की क्लास को लेकर पॉजिटिव रहता है तो आगे क्लास कंटिन्यू करवाई जाएगी, नए नए प्रैक्टिस सेट आपसे करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी होती रहे सीईटी एग्जाम के लिए, खासकर ग्रुप डी के लिए भी और मेंस के लिए भी। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। इस क्लास की भी पीडीएफ मिलेगी और भी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। अगली क्लास में मिलेंगे अगले प्रैक्टिस के सेट के साथ। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।